नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी टॉपर चैनल पर मैं जिस सिंह चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मूल अधिकारों पर कुछ चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मूल अधिकारों का सामान्य परिचय दिया था। आज हम उनमें से एक मूल अधिकार समानता का अधिकार, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहता है। जैसे मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। मूल संविधान में इन अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में इनकी 6 है। इन 6 को हम अनुच्छेद वाइज स्तर जान सकते हैं। जैसे समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में लिखा है विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष जो है वो समानता है। राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ पे गौर करने लायक बात यह है कि यहाँ पे व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यह नागरिक हो, चाहे अनागरिक हो, चाहे कंपनी हो, चाहे निगम हो, चाहे समूह हो, सभी पे यह अनुच्छेद लागू होता है। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा और कानून का समान संरक्षण सबको मिलेगा। ये जो शब्द है विधि के समक्ष समता, ये अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, जबकि विधियों के समान संरक्षण यह शब्द जो है ये अमेरिका से लिए गए हैं। भारत में एक बहुत प्रसिद्ध विवाद 1980 में आया था, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ। इस मामले में कानून न्यायालय ने विधि के शासन को यानी कानून के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा बताया, यानी कितना भी परिवर्तन करके भी इसे तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। अनुच्छेद 14 जो है ये वर्ग विभेद का निषेध करता है, लेकिन एक वर्ग के अंदर विभेद हो सकता है जिसे हम वर्गीकरण कहते हैं, उसकी अनुमति देता है। यह अधिकार आत्यंतिक नहीं है, यानी कि यह सर्वोच्च नहीं है, इसके कुछ अपवाद भी हैं। शाश्वत नहीं कह सकते हम इसको। जैसे अनुच्छेद 15(3) है, 15(4) और 16(4) है, ये इसके अपवाद हैं। क्योंकि हम कहते हैं कानून के समक्ष सभी समान है, लेकिन जैसे आरक्षण का मुद्दा है या विशेष संरक्षण का जो मुद्दा है वो इसका अपवाद माना जाता है। अनुच्छेद 15 जो है उसमें लिखा है धार्मिक धर्म के आधार पे विभेद का प्रतिषेध, यानी धर्म के आधार पे किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा। इस अनुच्छेद में 15 में 5 उपखंड है, छोटे छोटे, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5). इसमें जो 15(1) और 2 है ये तो मूल अधिकार हैं, और 15(3), 4 और 5 जो है ये राज्य की शक्ति के बारे में है कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए, राज्य क्या क्या कर सकता है। और ये अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है। जैसे अनुच्छेद 14 जो था वो सबके लिए था, लेकिन 15 जो है ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 15(1) में लिखा है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा किसी भी आधार पर नागरिकों के मध्य राज्य को विभेद करने से रोकता है, यानी इन आधारों पर राज्य किसी प्रकार का विभेद नहीं। अनुच्छेद 15(2) जो है उसके अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पे सार्वजनिक भोजनालय है, दुकान है, सड़क है, सार्वजनिक समागम के स्थान है जैसे कुआं, बावड़ी आदि, उन स्थानों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यानी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे सार्वजनिक चीजों के प्रयोग करने से हम किसी को भी नहीं रोक सकते। 15(3) जो है उसके अनुसार स्त्रियों और बालकों के लिए राज्य को विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अनुच्छेद 15(1) और 15(2) मूल अधिकार है, जबकि 15(3), 4 और 5 राज्य की शक्तियों के बारे में वर्णन है। 15(4) में फिर कहा गया है, जो प्रथम संविधान संशोधन 51 द्वारा जोड़ा गया था, इसके तहत राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण का प्रावधान है वह इसी के तहत किया गया है। अनुच्छेद 15(5) में, ये 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया था, इसमें प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के संबंध में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग जैसे अनुसूचित जाति और जनजातियों के संबंध में राज्य कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी कि वहां भी सीटें आरक्षित करने का जो अधिकार है वो राज्य को देता है अनुच्छेद 15(5), और ये
2005 में जोड़ा गया था। अगला जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 16, वो है अवसर की समानता। इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इसका भी अपवाद है। इसमें देखो लिखा है कि किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 16(2) में ये लिखा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और विकास के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 केवल नागरिकों के लिए है, लेकिन इसमें दो चीज नहीं है। जैसे उद्भव और निवास, ये शब्द 14 और 15 में दोनों में ही प्रयोग नहीं किए गए, केवल 16 में प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 16(3) जो है वो इस 16(2) का अपवाद है। 16(2) में लिखा है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जबकि 16(3) में लिखा गया है कि राज्य निवास की अर्हता घोषित कर सकता है, और लोक नियोजन अधिनियम 1957 जो था वो इसी के अधीन पारित किया गया था। यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जो मूल निवास की अर्हता लागू कर सकते हैं कि ये इसी राज्य का निवासी होना चाहिए। कुछ राज्यों में ये व्यवस्था की भी गई है। 16(4) के अनुसार ये 16(1) और 2 दोनों का अपवाद है, क्योंकि इसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 16(2) कहता है जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन 16(4) लिखा है कि जाति के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। और इसके तहत अनुच्छेद 340 जो है उसके तहत राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति करता है, जिसे हम पिछड़ा आयोग कहते हैं। मंडल आयोग बहुत प्रसिद्ध एक आयोग रहा था। इसके मामले में कहा गया था कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल जाति के आधार पे किया जा सकता है, आर्थिक आधार पे नहीं। इसी मंडल आयोग को हम इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले से भी जानते हैं। इस मामले में न्यायाधीश H.M. कानिया की 9 सदस्यीय जो पीठ थी उसने 6-3 के बहुमत से, 9 सदस्य टोटल थे, 6 सदस्य पक्ष में थे, 3 सदस्य विपक्ष में थे, तो जिसे 6-3 का बहुमत कहा जाता है। इसके अनुसार पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया गया, वो वैध है, लेकिन वह क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, और पदोन्नति में आरक्षण अवैध होगा और 50% से ज्यादा नहीं होगा। कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वाद में कहा गया था कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा, तो हमें लिखना है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। और इसमें यह भी कहा गया था कि आरक्षण केवल नौकरी लगते वक्त दिया जा सकता है, पदोन्नति में नहीं दिया जा सकता। लेकिन अनुच्छेद 16(4) में ही 16(4) के जोड़ा गया 77वें संविधान संशोधन 95 द्वारा, और इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पदोन्नति में भी राज्य आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ये बात फिर, और यह संशोधन इंदिरा साहनी वाले निर्णय को समाप्त करने के लिए किया गया था। अनुच्छेद 16(4) में फिर एक खंड जोड़ा गया है 16(4)(ख), जो 81वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत सेवाओं में अग्रनियन का सिद्धांत है। इसे आप बहुत ध्यान में रखिए, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हर भर्ती परीक्षा में आपको इसका सामना करना पड़ता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। इसके तहत कहा गया है कि यदि आरक्षित स्थानों में कुछ स्थान नहीं भरे जाते हैं, जैसे मान लीजिए 100 सीट है आरक्षित, उनमें से 70 ही भरी जाती है, जो 30 सीट बच जाती है, ऐसे बकाया जो सीटें हैं उनको बैकलॉग कहा जाता है, और इस बैकलॉग को अगली भर्ती में एक अलग वर्ग माना जाएगा, उन सीटों में शामिल नहीं किया जाएगा। यह संशोधन 81वें संशोधन द्वारा हुआ था, और इसे अग्रनयन का सिद्धांत कहते हैं। तो इसे बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि बैकलॉग जो होता है वो अग्रनयन के सिद्धांत के तहत होता है। अनुच्छेद 16(5) में लिखा है कि धर्म के आधार पर राज्य विभेद कर सकता है। राज्य ऐसी कोई भी विधि बना सकता है जिसमें किसी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था के अधिकारी सदस्य के रूप में विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को नियुक्त कर सकते हैं। यानी हमने पढ़ा कि विधि के समक्ष समानता है, लेकिन कुछ विधियां हैं उनमें राज्य विभेद कर सकता है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन 16(5) कहता है कि धर्म के आधार पर विभेद किया जा सकता है। तो इस प्रकार हर एक मूल अधिकार का, हर एक अधिकार का वापिस कोई न कोई अपवाद जिसमें डाला गया है। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि संविधान में इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, फिर ये आरक्षण क्यों, तो ये एक विशेष प्रावधान के तहत किए गए हैं। अनुच्छेद 17 जो है उसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 17 और 18 इनमें ज्यादा खंड नहीं है, लेकिन 14, 15 और 16 इन तीनों में जो खंड लिखे गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 15 और 16 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके जो खंड हैं अलग अलग, 15(1), 15(2), 16(1), 16(2), ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 17 जो है, ये भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में,
कि अस्पृश्यताकांत किस अनुच्छेद में है, तो इससे अस्पृश्यता जिसे हम छुआछूत कहते हैं को पूर्णतया समाप्त करते हुए किसी भी रूप में यदि इस प्रकार का आचरण किया जाता है तो उसको निषिद्ध किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके तहत एक अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। 76 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण नाम 55 दिया गया है। अनुच्छेद 17 द्वारा जो मूल अधिकार दिया गया है ये राज्य के विरोधी नहीं बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के भी विरुद्ध है, यानी कोई भी व्यक्ति जो विभेद करता है उन सब के विरुद्ध अनुच्छेद 17 है। अब आता है अनुच्छेद 18, समानता के अधिकार का ये अंतिम अनुच्छेद है। इसके तहत उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियां जैसे कोई वायसराय उपाधि होती थी या सितारे हिंद होती थी, इस प्रकार की उपाधियां जो उस समय में प्रचलित थी उन सबको अंत कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि राज्य को उपाधियां प्रदान करनी, यानी राज्य भी कोई उपाधि नहीं देगा और नागरिक और अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से रोका गया या निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 18(1) में लिखा है कि राज्य सेना और विद्या से संबंधित सम्मान की सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकते। यानी आप एजुकेशन में जो डिग्री लेते हैं, चाहे वो डीलीट की हो चाहे वो पीएचडी की हो, आप डॉक्टरेट कर सकते हैं, ये उपाधियां आप दे सकते हो। सेना के अंदर जैसे परमवीर चक्र है, वीर चक्र है, ये चक्र आप दे सकते हो। सेना और शिक्षा में जो उपाधियां होती है, जैसे मान लीजिए आपके लिए मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये सारी उपाधियां जो हैं ये सेना में है। इसी प्रकार शिक्षा में जैसे मान लीजिए डॉक्टरेट की उपाधि है, डीलीट की उपाधि है, तो ये उपाधियां राज्य दे सकता है अनुच्छेद 18(1) के तहत। 18(2) में लिखा है कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन वो कर सकता है किसी राष्ट्रपति की अनुमति से। 18(3) में लिखा है कि ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में लाभ के पद पर है या फिर विश्वास का पद धारण करता है, किसी अच्छी पोस्ट पे है, तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ये विदेशी नागरिक भी जो भारत में रह रहा है और किसी पद पे है, वो हमारे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। 18(4) में लिखा है कि कोई भारतीय व्यक्ति जो भारत में ही लाभ के पद पर है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विदेशी उपाधि, उपलब्धि, पद और भेंट, उपहार कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी थी, ये प्रश्न उठता है काफ़ी बार कि जब हम भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्मश्री ये देते हैं तो क्या ये उपाधियां नहीं है क्या? तो इसके मामले में एक बहुत बड़ा विवाद चला था। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि भारत रत्न है या पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये जो अलंकार है ये उपाधि की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये इसलिए नहीं आते हैं कि इनका प्रयोग व्यक्ति के नाम के आगे या नाम के पीछे नहीं किया जा सकता। यानी कानूनी दृष्टि से यदि कोई आदमी अपने नाम के आगे पद्मश्री लगाता है तो वो नहीं लगाना चाहिए, कानूनी दृष्टि से वो सही नहीं है। ये उपाधि हम अपने नाम के आगे या पीछे किसी प्रकार प्रयोग नहीं कर सकते। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम स्वतंत्रता का और शोषण के विरुद्ध दो अधिकारों का बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारी वीडियो चैनल पर RPC टॉपर पर आप यूँ ही बने रहें।